हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर से क्लास 10 का फिजिक्स जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन का पाठ खोलने का है। इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बता चुके थे दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, दूसरा बताए थे समतल दर्पण, और तीसरा क्या बताए थे? परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण। दर्पण कितने प्रकार? दर्पण 3 प्रकार होते हैं, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण और परवलयिक दर्पण। अब पूछिएगा इसमें गोलीय दर्पण कितने प्रकार होते हैं। जो मेन रूप से परीक्षा में जो क्वेश्चन बनता है वह गोलीय दर्पण से और समतलीय दर्पण से बनता है और परवलयिक दर्पण से नहीं बनता है। चलिए ये दोनों को हम फोकस करें। इसको हम पढ़ा चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण कितने प्रकार? गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, इसी का दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। और दूसरा क्या है? दूसरा है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। चलिए आप जानते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इसे कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव बनता है, उस सबको डिटेल में आप जानते हैं। चलिए अवतल दर्पण के बारे में जानते हैं। अवतल दर्पण, आप हेडिंग क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अगर पूछेगा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, कहिए जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक अवतल एक उत्तल। अगर पूछेगा बताइए गोलीय दर्पण, तो बोलेगा ये गोलीय दर्पण नहीं है। अगर पूछेगा ये गोलीय दर्पण है या इसका हो जाए, क्योंकि इसका परावर्तक क्या है? गोलीय। अगर पूछेगा ये गोलीय दर्पण है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसका परावर्तक सतह समतल है। अगर पूछेगा ये होगा, यहाँ ये हो जाएगा, क्योंकि इसका परावर्तक सतह है कैसा है? गोल। अगर पूछेगा ये गोलीय दर्पण, हाँ ये भी है। अगर पूछेगा ये है तो ये वाला नहीं होगा, यानी कि जिसका परावर्तक समतल हो वह गोलीय दर्पण नहीं होगा। जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो क्या गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक उत्तल एक अवतल। अब चलते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। देखिए जिस दर्पण का परावर्तक सतह जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा हो, क्या हो? जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा हो उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण। देखिए अब पूछेगा बताइए कौन सा दर्पण है, अभी कहना मुश्किल है। क्योंकि इसमें हम किधर कहीं से भी कलय नहीं किए हैं, इसलिए इसको बताना मुश्किल है कि यार कौन सा दर्पण है, जब इसका हम कलय करेंगे बाहर से। देखिए अब अगर इसमें पूछेगा परावर्तक सतह कौन होगा, ये होगा कि ये होगा, कहेगा इधर का होगा। जैसे डबल टिक लगा इधर का होगा, क्योंकि इधर से बाहर से क्या किया हुआ? कलय किया हुआ। या परावर्तक सतह नहीं होगा, जिधर से कलय नहीं किया होगा वह क्या होगा? परावर्तक सतह। अगर कलय नहीं किया होगा तो कहिएगा कौन सा दर्पण है, तो बोलिएगा कहना मुश्किल है कि यह उत्तल है कि अवतल है। अगर ये ऐसे कर देगा बाहर से रंग तो ये हो जाएगा क्या? अवतल दर्पण, क्योंकि इसका जो परावर्तक सतह है क्या है? धसा हुआ है। कहिएगा जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा हुआ कौन सा दर्पण होता है? वह आता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो देखिए इस ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे पूछता है। देखिए सबसे पहले पूछेगा कि अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, तो अवतल दर्पण को अवसारी दर्पण कहते हैं। अवतल क्यों कहते हैं ये भी बताएंगे। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण का काम क्या है
ये सभी किरणों के एक ही जगह जमा करता है, जितनी भी किरण निकलती है सभी किरणों की एक जगह क्या करता है, जमा करता है। इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसका भी परिभाषा आगे लिखाएंगे। अब देखिए अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा कोमा दर्पण यहाँ मिटा दे, समझ गए। तो दर्पण मिटा के छोटा बड़ा बराबर तीनों प्रकार की प्रतिबिंब बनते हैं। तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। देखिए इससे और ऑब्जेक्टिव पूछता है कि अवतल दर्पण में देखिए कैसा प्रतिबिंब बनता है, छोटा बड़ा बराबर तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। और पूछेगा पर इसकी प्रकृति क्या होती है। तो अवतल दर्पण में देखिए अगला क्या होगा, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा। अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा कोमा काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और उल्टा काल्पनिक और सीधा दोनों प्रकृति का प्रतिबिंब बनता है। देखिए यहाँ से कैसे जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब के साथ ऑप्शन देगा वास्तविक काल्पनिक दोनों, सिर्फ वास्तविक केवल काल्पनिक या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हुआ, इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनता है। एक ऐसा दर्पण अवतल ही है जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनाता है, और उल्टा और सीधा दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनता है। कौन सा, तो हो जाएगा अवतल। और अवतल में तीनों आकार की यानी तीनों प्रकार की प्रतिबिंब बनता है, छोटा बड़ा और बराबर तीनों प्रकार। और देखिए और यहाँ से क्या ऑब्जेक्टिव पूछेगा यार कि जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो क्या होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। लिख दे अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखिए इससे इतना अगर पढ़ लेते तो इससे बाहर ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं जाएगा अवतल दर्पण से। देखिए जो हम ये लिखा रहे हैं ये आपका अंतर में भी काम है। अगर कहेगा अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर लिखने के लिए तो अवतल के लिख दिए, फिर उत्तल में भी लिखेंगे। ऐसा करेंगे तो वो आप अंतर में भी लिख सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से खूब पूछता है अवतल और उत्तल दर्पण से। ठीक, चलो आप आगे चलते हैं उत्तल दर्पण की ओर। किधर आप चलते हैं उत्तल दर्पण की ओर। चलिए आप जानेंगे उत्तल दर्पण क्या है। उत्तल दर्पण देखिए उसे उत्तल उसे उभरा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, उसे उत्तल उसे उभरा। इसका कहने का मतलब यह हुआ जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हो उसे कौन सा दर्पण कहते हैं, उसे उत्तल। अगर पूछेगा तो बताइए कौन सा दर्पण है, तो यह भी कहना मुश्किल है या हम नहीं बता सकते हैं कि उत्तल है कि अवतल है, क्योंकि इसमें कलई नहीं किया हुआ। अगर इसमें कलई कर देते ऐसे अभी तुरंत बताएंगे। जिधर से कलई किया जाता है वह परावर्तक सतह नहीं होता है, जिधर से कलई नहीं किया जाता है वह क्या था, परावर्तक सतह। देखिए इसका परावर्तक सतह ये हो गया, क्या दशा है उभरा है, ये उभरा है। जब उभरा होगा इस प्रकार के दर्पण को हम उत्तल दर्पण, क्या वो कौन सा दर्पण, उत्तल। लिख सकते हैं जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे कौन सा दर्पण कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए
आपसे उत्तल और अवतल दर्पण को पहचानने के तरीका बताते हैं। देखिए अगर दे देगा इस प्रकार से, कहेगा कौन सा दर्पण है, कहेगा कि कहना मुश्किल है कि या उत्तल है कि अवतल, क्योंकि इसमें कलई नहीं किया हुआ। अच्छा इधर से देंगे कलई के, तब बताइएगा प्रबलता ई होगा कि बी होगा। कहेगा अभी तुरंत बताए जिधर से कलई किया रहता है वह प्रवर्धक सतह नहीं होता है, जिधर से नहीं किया रहता हुआ क्या होता है प्रवर्धक सतह। तो इसमें ए क्या हो जाएगा प्रवर्धक सतह। अब पूछेगा कि इसमें बताइए उत्तल है कि अवतल है, अभी तुरंत बताए कि जिस दर्पण का प्रवर्धक सतह उभरा हो कहता है उत्तल, इसका प्रवर्धक उभरा नहीं, प्रवर्धक सतह उभरा हुआ नहीं है बल्कि धसा हुआ है। तो कौन सा दर्पण हो जाएगा अवतल। कौन सा दर्पण अवतल दर्पण। चलिए फिर इस प्रकार दे देगा, कहेगा कौन सा दर्पण, कहेगा भी कहना मुश्किल है क्योंकि इसमें कलई नहीं किया गया। अगर इधर से देंगे कलई के, अगर इसमें पूछेगा कि बताइए इसमें जो परावर्तक सतह ए है कि बी है, तो कहेगा ए है। क्यों ए है, क्योंकि बी इधर से क्या किया हुआ कलई किया हुआ है और इधर से कलई नहीं किया हुआ है। जिधर से कलई नहीं किया रहता है वो क्या था परावर्तक सतह, इसमें परावर्तक सतह ये होगा। अब पूछेगा ये कौन सा दर्पण है, तभी तुरंत बताएंगे जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हो उसे कौन सा दर्पण बोलते हैं उत्तल। देखिए इसका परावर्तक सतह क्या उभरा है कि धसा, कहेगा उभरा है, कौन सा दर्पण हो जाएगा उत्तल। कौन सा दर्पण उत्तल। आशा है कि समझ गए होंगे। अब चलिए आगे चलते इससे ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, ऑब्जेक्टिव पर चर्चा कर लेते हैं। नहीं सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही बनेगा कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी दर्पण कहते हैं पहला। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव बनेगा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। अब कहेगा कौन सा दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, तो उत्तल। कौन सा उत्तल। हमेशा जगह सदैव भी रहेगा सही दब, तब पर भी क्या रहेगा उत्तल। यानी कि पूछेगा कौन सा दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा क्या बनता है, तो कौन सा उत्तल दर्पण होगा। चलिए अब देखिए उत्तल दर्पण में हमेशा, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण हमेशा कैसा में काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। और पूछेगा कि उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या करता है, तो उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाती है। क्या कहती है, फैलाती है। तो यह भी लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणें को फैलाती, क्या कहती है, फैलाती है। उसके बाद अगला क्या पूछेगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी घनात्मक होती है। क्या होती है, घनात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, घनात्मक। अगर पूछेगा अवतल की कैसी होती है, अवतल की ऋणात्मक, सॉरी उस समय हम घनात्मक लिख दिए थे, वहाँ पर सही कर लीजिएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ये सब हम आगे चिन्ह परिपाटी जब बताएंगे तो उस समय हम बता देंगे क्यों इसका फोकस दूरी घनात्मक होता है, क्यों इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है 2017 में कि गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी को दर्शाइए। गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी को दर्शाइए, उसको भी हम बताएंगे। देखिए यहाँ अवतल में कह लीजिएगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यहाँ पर मिस्टेक कर दे तो लिख लीजिएगा। ठीक, आगे क्या है,
पूछेगा कि उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक, अगर पूछेगा अवतल दर्पण में पर जो प्रतिबिंब की आकार होती है कैसी होती है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार काल्पनिक और सीधा होती है। देखिए एक बात को ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ काल्पनिक आ जाए, जहाँ जहाँ क्या जाए काल्पनिक आ जाए, वहाँ वहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा। अगर काल्पनिक आएगा तो अपने साथ सीधा लाएगा, काल्पनिक आएगा तो अपने साथ क्या लाएगा, सीधा लाएगा। और वास्तविक आएगा तो अपने साथ उल्टा लाएगा। वास्तविक आएगा तो अपने साथ क्या लाएगा, वास्तविक आएगा तो अपने साथ उल्टा लाएगा, और काल्पनिक आएगा तो सीधा लाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं कि वो अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर, VVR, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल और उत्तल में आप अंतर पढ़ेंगे कि अंतर क्या है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे कि अवतल एवं उत्तल, अवतल एवं उत्तल दर्पण में अंतर, अवतल एवं उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। अवतल एवं उत्तल दर्पण में क्या लिखें, अंतर लिखें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अवतल, अवतल दर्पण, उसके बाद उत्तल, उत्तल दर्पण। इससे पहले एक नाम लिखेंगे कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर निम्नलिखित है, या निम्न है। उसके बाद लिखेंगे, एक नाम लिखेंगे कि अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसमें लिखिए एक नाम उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को अपसारी, अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। तीन नंबर, दो नंबर, इन्हीं दोनों में क्या लिखेंगे कि अवतल, अवतल दर्पण के फोकस दूरी, अवतल दर्पण के फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी घनात्मक, सॉरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। वापस सही कर लीजिएगा, हम गलती से लिख दिए थे घनात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और इन्हीं दोनों में लिखिएगा उत्तल, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 3 नंबर लिखिएगा कि अवतल दर्पण में, या इसे ऐसे हल्दे वाला अवतल न लिखिए, लेकिन इस दर्पण में, इस दर्पण में वास्तविक, वास्तविक एवं काल्पनिक, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब, दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। यह लिखिएगा कि इस दर्पण में, इस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और लिखना चाहते 4 नंबर में यहाँ लिख सकते हैं कि यह दर्पण उल्टा और सीधा, यह दर्पण उल्टा और सीधा दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनाता है। यह दर्पण सिर्फ सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसमें और लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण छोटा, बराबर और बड़ा तीनों प्रकार की प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो अभी लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण किरणों को
अवशेष यानी कि जमा करती है, उत्तल दर्पण किरणों को फैला देती है, उत्तल दर्पण किरणों को फैला देती है। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम आगे और इससे बेहतर वीडियो बना सकें।